हमारे आसपास ऐसी कई प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में हो गई है, लेकिन अभी तक उनका विवाद सुलझा नहीं है। हमारे घर में भी ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जो दादा परदादा के समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक उनका बंटवारा नहीं हुआ है। मैं यह चाहता हूँ मेरी संपत्ति में जो विवाद है और अभी तक उसका बंटवारा भी नहीं हुआ है, मेरे पिताजी और मैं उसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं ले पाए। मैं यह नहीं चाहता कि मेरी जनरेशन भी इसी सिचुएशन से गुजरे। मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरा हिस्सा है वह मेरी आने वाली जनरेशन को वसीयत कर दूं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं कानूनी भाषा में पूछूं कि एक अनसिस्टर प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, तो क्या मैं अपने हिस्से को, अपने पार्टीशन को या अपने शेयर को जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उसको मैं वसीयत के तौर पर दे सकता हूँ? कहने का मतलब है कि कोई पैतृक संपत्ति है और उसमें आपका हिस्सा है, लेकिन अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ और आप यह चाहते हैं कि जब तक बंटवारा नहीं होता उससे पहले ही मैं मेरा हिस्सा आने वाली पीढ़ी को वसीयत कर सकता हूँ। इस सवाल के जवाब के लिए यह वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को लेकर यह बात बिल्कुल ही क्लियर कर दी है। साथ ही हम जानेंगे इससे संबंधित कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं राधम्मा वर्सेज HN मुथु कृष्णा 2019 का यह जजमेंट है। हम जान लेते हैं कि इस मामले में फैक्ट क्या थे। इस मामले में फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति के द्वारा 2 शादियां कर ली गई थी और उनके पास पैतृक संपत्ति भी थी। जो पैतृक संपत्ति मिली हुई थी उनके दादा परदादाओं से मिली हुई थी। मैंने आपको यह बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा 2 शादियां की जाती हैं और उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पहली पत्नी को अपनी पैतृक संपत्ति विल कर दी जाती है और यह कहा जाता है कि संपत्ति में जो भी हिस्सा आएगा वह मेरी पहली पत्नी का होगा। जो दूसरी पत्नी है उसका मेरी संपत्ति यानी मेरे हिस्से पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। कुछ समय बीतने के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद धीरे धीरे समय निकल जाता है और दूसरी पत्नी की जो बेटी होती है उसके द्वारा एक सिविल सूट किया जाता है। वो सिविल कोर्ट में एक दावा करती है और यह कहा जाता है कि मेरे पिताजी ने जो पहली पत्नी को वसीयत की थी वह गलत रूप से की थी, वह आपके फेवर में नहीं जाती है। मेरे पिताजी जो पैतृक संपत्ति की वसीयत है वह लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो यह है कि वह संपत्ति अनसिस्टर प्रॉपर्टी थी, यानी कि वह पैतृक संपत्ति थी, वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब कि खुद की खरीदी हुई संपत्ति नहीं थी। और दूसरा कारण यह है कि उस संपत्ति का पार्टीशन यानी बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि यह पैतृक संपत्ति है और इसका बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिए मेरे पिताजी अपने जीवन काल में आपको यह प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं। फाइनली जब ट्रायल कोर्ट दोनों पक्षों की आर्गुमेंट सुनती है और आर्गुमेंट सुनने के बाद जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी बेटी के द्वारा जो सिविल सूट किया गया था उसके पक्ष में आदेश कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर पैतृक संपत्ति है तो इसे विल किया ही नहीं जा सकता। इस आदेश से एग्रीव्ड होकर जो पहली पत्नी थी उसके वारिस जाते हैं हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट में जाकर इस आदेश को चैलेंज किया जाता है। पहली पत्नी के एडवोकेट के द्वारा वहां पर जाकर यह आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि आप पैतृक संपत्ति को विल नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो पहली पत्नी थी उसके फेवर में ऑर्डर कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि पैतृक संपत्ति को विल किया जा सकता है। अब एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा यानी सिविल कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आप पैतृक संपत्ति को विल नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ ही हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आप पैतृक संपत्ति को विल कर सकते हैं। दोनों ही आदेश एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अब फाइनली दोनों पक्ष जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे मामले को देखा जाता है।
दोनों पक्षों की बहस को भी सुना जाता है और फाइनली क्या कहा गया। इससे पहले मैं आपको एक कानून के बारे में बता दूं। द हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 30 में इस बात को क्लियर कर दिया गया है। सेक्शन 30 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। इसमें यह साफ कहा गया है कि हमारे जीवन काल में जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसको हम जरिए वसीयत किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल लॉ की बात करें तो यह होता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी मेरी कोई खुद की खरीदी हुई कोई संपत्ति है तो मैं उस संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को विल, वसीयत या विक्रय कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो वह प्रॉपर्टी मेरी बेटी को दूं, मेरे बेटे को दूं, और चाहूँ तो मैं किसी को भी नहीं दूं। मेरे पर पाबंदी नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 30 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसमें एक वर्ड जोड़ा गया है इंटरेस्ट। उसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो किसी प्रॉपर्टी में अगर मेरा इंटरेस्ट है, मतलब कि मेरी कोई हिस्सेदारी है, तो भी मैं उस हिस्से को जरिए विल दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सेक्शन 30 को जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर किसी पैतृक संपत्ति में आपका कोई हिस्सा है तो आप अपने हिस्से को, अपने हक को थ्रू विल या वसीयत किसी व्यक्ति को दे सकते हैं या आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था बिल्कुल ही क्लियर कर दी है कि अगर किसी पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा है तो आप उसे वसीयत कर सकते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को उस प्रॉपर्टी का फायदा मिले और किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। आपको मैं एक बात और कानून की बता देता हूं कि आप उतना हिस्सा वसीयत में आगे भेज सकते हैं जितना आपका हिस्सा बनता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी संपत्ति में मेरा 1/10 हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं केवल 1/10 हिस्सा ही वसीयत कर सकता हूं, उससे ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। अगर हम टेक्निकल बात करें वसीयत की तो आप ध्यान रखें, जब भी आप ड्राफ्ट करते हैं उसमें यह लिखिए कि मेरी पैतृक संपत्ति है, उसमें यह मेरा हिस्सा है और जितना भी मेरा हक बन रहा है उतना ही मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस विल को चैलेंज नहीं कर सके। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बना रहूं और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिल सके। धन्यवाद।